जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जिस तरीके से आप लोग जो है इस समय टेलीग्राम चैनल पे बम्बार्डिंग कर रहे हैं क्वेश्चंस की, और आप लोग ही आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसको देख के लग रहा है कि अब जो पीक है इस समय, अब मुझे लगता है कि जो बचे कुछ एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट होने रह गए हैं, और आप लोग बहुत ही जो है एक सीरियस थॉट प्रोसेस के साथ एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं, राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्म में कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि अब एक ऐसा फोरम ऑल अबाउट पेट्रोल पंप्स टेलीग्राम पे, और सनकी डिज़ाइनर का एक जो हमारा टेलीग्राम पे जो मेन एक चैनल है जिस पे हम लोग चीज़ों को डालते हैं, और ऑल अबाउट पेट्रोल पंप्स जो आप जिस पे आप डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे से, जिसका कि मैंने आपको देखिए यहाँ भी दिखाया कितने, मुझे लगता है कि शायद दिन भर में मुझे लगता है कि कितने ही मैसेजेस पे आते होंगे, मोर देन 300-400 मैसेजेस आते होंगे, स्केचेस आते हैं, आप लोग के व्यूज़ आते हैं, आप लोग दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा, जब बीच बीच में मुझे समय मिलता है तो मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और फोरम का जो है एक यूज़ हो रहा है कि सो दैट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ। कुछ लोग तो बिहार वाले पूछ रहे हैं बिहार से कौन है, कर्नाटका वाले पूछ रहे हैं कर्नाटका से कौन है, तो एक दूसरे से अपना जो है एक रिलेशन निकालने की भी कोशिश हो रही, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बिना रिलेशंस और पर्सनल रिलेशंस के कुछ भी नहीं होता दोस्तों। एंड ऑफ द डे रिलेशंस ही काम आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत सारी क्वेरीज़ हैं आप लोग की, बहुत सारे आप लोग के इनपुट्स हैं, और बहुत सारे जो है एक कम्युनिकेशन आ रहे हैं, जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनकी तरफ से पेपर्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो उन पे भी उनके इनपुट्स हैं। तो ये वीडियो दोस्तों मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि कुछ जो आप लोग की तरफ से इनपुट आ रहे हैं उनको समराइज़ करूं, चाहे वो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 से रिलेटेड हों, चाहे वो एक जो है एक प्रायोरिटी, एक रिजर्वेशंस की बात करते हों, या लीज डीड में कितने सारे कन्फ्यूज़न है आपको। और मुझे लगता है दोस्तों, जिन लोगों ने प्रीमियम मेंबरशिप ली है उसमें से मुझे लगता है कि शायद 10 की तो लीज़ में प्रॉब्लम निकली है दोस्तों। मैं आपसे क्या बताऊँ, 10 की लीज़ डीड में प्रॉब्लम निकली है। जब उन्होंने पेपर्स भेजे, जब उन्होंने डिस्कशन करना चालू किया, देन उनको 2 एडवाइस दी हैं, तो एडेंडम करवा लें, या तो फिर जो अपनी लीज डीड को कैंसिल करके दोबारा उसको करवा लें। तो ये 2 ऑप्शंस हैं दोस्तों। अगर आप लीज डीड में एडेंडम करवा लेते हैं, अगर आपको लगता है कि मिस्टेक बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों ऑप्शंस दिए हैं, मैंने बोला अपने एडवोकेट से कंसल्ट कर लीजिए, तो मुझे लगता है वो प्रोसेस रिवर्स करके फिर से जो, बिकॉज रिजेक्शन से अच्छा है दोस्तों की चीज़ों को रिवर्स कर लिया जाए। बिकॉज एप्लीकेशन डेट क्लोज होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओरिजेंडम मुझे लगता है आप लोगों ने देख ही लिए हैं, मैंने उसको अपने जो है एक छोटे शॉर्ट में कवर किया था। जो लोकेशन शफल हुई हैं इधर उधर, वो भी आपने देख ली हैं। तो आज जो हम दोस्तों बात करेंगे, आपके इनपुट पे बेस्ड क्या इश्यूज़ हैं, मल्टीपल इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। जो आपके क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको भी समराइज़ करने की कोशिश की है, बट मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगा आपके, बट आंसर्स आपको दूंगा। उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस मिला जुला के आंसर्स दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप से कंसर्न हो, चाहे वो ओनरशिप से कंसर्न हो, चाहे वो जो है डीसी कैटेगरी यानी कि बी कैटेगरी से कंसर्न हो, सीएफएस से कंसर्न हो, चाहे ए कैटेगरी से कंसर्न हो। तो क्वेश्चन उसमें जो है आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, कान पे जो है आप, मैं चाहता हूँ कि एक आप ईयरफोन लगा लीजिए, लेकिन बहुत थरोली आप सुनिए, क्योंकि इसको दोस्तों अवॉइड मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। ये गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाए। तो क्वेश्चंस आपके हैं, उनको समराइज़ करके आंसर्स देने की कोशिश की गई है। मल्टीपल डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कोई भी इशू हो, उनको मिसलेनियसली इनमें कवर किया है। हो सकता है कि आपकी क्वेरी का भी जवाब हो। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो मेरे साथ। आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। अब हम डिस्कशंस करेंगे ऑन द वेरियस इशूज़ विच हैव कम फ्रॉम यू, जो आपकी तरफ से आए हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि हमारे जो प्रीमियम मेंबर है उन्होंने एक अपनी डीड भेजी, ही सेट कि मैं 2 कंपनियों में अप्लाई करना चाहता हूं, बल्कि मुझे लगता है कि 3 कंपनियों की बाद में बात आई कि वो इंडियन ऑयल में भी अप्लाई करना चाहते हैं सेम प्लॉट को, एचपीसीएल में भी करना चाहते हैं, बीपीसीएल में भी करना चाहते हैं। बिकॉज लकली उनके तीनों लोकेशंस, तीनों कंपनियों ने जो है उसी लोकेशन में एडवर्टीजमेंट निकाला है। तो पहले तो मैंने उनको ये एडवाइस किया कि ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट लैंड्स। तो मुझे लगता है कि उनको 2 लैंड मिल गए वहाँ पे, तो तीसरा उनका एक लैंड था जो कॉमन हो रहा था। दोस्तों इसमें जो बहुत टिकलिश पॉइंट है मैं उसको टच करूंगा। तो इसमें बेसिकली क्या क्रक्स है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके पास एक लोकेशन में तीनों एडवर्टीजमेंट्स 3 कंपनियों के हैं, एक एप्लीकेंट उसमें अप्लाई कर सकता है, बट उसको एक ही मिलेगा। बट एक लैंड पे
मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं हो सकती डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेंट के द्वारा। सपोज करिए आपने एक लीज पे एक लैंड लिया है, कोई गट नंबर लिया, कोई खसरा नंबर लिया है, और वो लैंड दूसरा बंदा भी उस पर अप्लाई करता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप सेम गट पे सेम खसरे पे तीनों कंपनियों में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तीनों में से लास्ट में चूज़ करने का ऑप्शन होगा। बट अगर 3 लोगों ने सेम खसरे पे अप्लाई कर दिया तो वो इनिशियली अब इनिशियो जो है रिजेक्टेड मानी जाएगी। इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरीज का जवाब दे दिया है। अगर आपने एक ही लोकेशन में एक लैंड को एक एप्लीकेंट ने ऑफर किया तो अल्टीमेटली आपको एक सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने डिफरेंट 3 ऑप्शंस दिए हैं या आपने 4 लोकेशंस पे एक एप्लीकेंट ने 6 एप्लीकेशन डाली हैं अलग अलग लोकेशंस पे, कंपनियां कुछ भी हो, तब भी आपको एक ऑप्ट करना पड़ेगा। लास्ट में जाके आपको एक बताना पड़ेगा कि किस पे आप जाना चाहते हैं। बट अगर आपने बहुत सारे लैंड्स पे अप्लाई किया तो आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी खुल जाती है। मुझे लगता है पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब इनमें छुपा हुआ है, राइट। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गलती मत करिएगा क्योंकि अभी की गलती बहुत भारी पड़ेगी। टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास और बहुत ही प्रिसाइसली से मैं जुड़े हुए सवालों का एक कंपाइलेशन आप लोगों से और लेता हूँ। वो ये है कि जो एक एप्लीकेंट है उसने एक लीज डीड कराई, लॉन्ग टर्म लीज कराई, सपोज करिए 22 ईयर्स की कराई। अब उसने जो है उसमें लीज की कंडीशन में डाला जो लेसर है वो उसकी तरफ से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा और जो लेसी होगा वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को अपना लैंड पेट्रोल पंप लगाने के लिए देने के लिए फ्री होगा। बट उन्होंने वहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी का नाम लिख दिया, जैसे HPCL का नाम लिख दिया, और वो BPCL में भी अप्लाई करना चाहते हैं सेम लैंड में, बिकॉज वहाँ दूसरा भी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन इंडियन ऑयल का है, तो उसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोस्तों नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस में मेरी आपको यही राय है, अगर आपके यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा हैं तो आप अपने ऑप्शंस को खुला रखिए। सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनी लिखवा दीजिए। बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं PSUs लिखवा दीजिए, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो आपकी लीज डीड होनी चाहिए उसमें ब्रॉडली सारे पॉइंट कवर्ड होने चाहिए। यहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, आप बहुत प्रिसाइज हो जा रहे हैं, वो एक लिमिट बांध रहे हैं। क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म लीज है दोस्तों ये लीगली बाइंडिंग है, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो रही, लीगली बाइंडिंग है। दैट्स वाई दिस हैज़ बीन ट्रीटेड इन ग्रुप 1। इसको ओनरशिप के एट पार रखा गया बिकॉज दिस इज बीइंग ट्रीटेड एज ए ओनरशिप एप्लीकेंट के नाम से। क्योंकि अब अगर आप रजिस्टर्ड लीज डीड करवा लेते हैं, थर्ड पार्टी से भी करवा लेते हैं, तब भी आप ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकते हैं और ग्रुप 1 इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। इसका बहुत ध्यान रखिए, बहुत ब्रॉडली टर्म्स को लिखिए। और आप इसमें कुछ लोगों ने पूछा है कि मुझसे कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मेरी लीज़ का क्या होगा, मैंने 22 साल के लिए की है, इससे बहुत रिस्क है। तो मैंने उनको दोस्तों यही राय दी है, आप उसमें कंडीशन डाल लीजिए, अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो उस दिन तक का अकाउंट सेटल कर दिया जाएगा और लीज डीड ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड मानी जाएगी, या 1 महीने के 2 महीने के नोटिस देने के बाद कैंसिल हो सकती है। तो इस तरह की कंडीशन आप ब्रॉडली उसमें डाल सकते हैं। अपनी लाइबिलिटी मत पालिएगा दोस्तों। ये मैंने बहुत लोगों को क्लियरिटी दी है जो 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि आप लोग जो है बहुत ज्ञानी बन रहे हैं। मौका है, आप लोग आना नहीं चाहते, डिस्कशंस नहीं करना चाहते, आप लोग अपॉइंटमेंट लेके बात नहीं करना चाहते, उसकी बहुत कॉस्ट है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन गाइड कर रहा है, आपका मेंटर कौन है, आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं। जरा सी चूक बहुत भारी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि छोटी छोटी राय, अगर थोड़ा भी आपका कोई हाथ पकड़ के आपको रास्ता दिखाने वाला है ना, थोड़ा भी आपको गाइड करे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लीज डीड में एक बहुत मेजर इशू आ रहा है। 5 खातेदार हैं, पता लगा 5 खातेदार। मेरे पास एक कॉल आई, अब्रॉड से भी कॉल्स आ रही हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जो लोग अब्रॉड से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, UAE से, और मुझे लग रहा है कि शायद और कुछ कंट्रीज से कॉल आई हैं, तो उनसे कुछ से बात हो पाई, कुछ से बात नहीं हो पाई। कुछ तो मुझे लग रहा है अपॉइंटमेंट फिक्स करके 1-2 लोग तो कॉल ही नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ बिजी हैं। सो दीज आर द इश्यूज़ दोस्तों। अपॉइंटमेंट मत लीजिए, डोंट वेस्ट योर मनी। अगर आपके पास बात करने का समय नहीं है, हो सकता है कोई ऐसी अर्जेंसी रही हो, क्योंकि अभी मेरे पास कल परसों किसी का एक मैसेज आया था कि उन्होंने बताया जुलाई में अपॉइंटमेंट लिया था पर आपसे बात नहीं हो पाई। तो मैंने उनको इमीडिएटली मैसेज भेजा कि आप मुझसे अभी बात कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मनी। आपकी क्वेरी है तो मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। बिकॉज जो मनी है बेसिकली दोस्तों, जो भी हम लोग चार्जेस ले रहे हैं वो आपका इंटेंट देखने के लिए, क्योंकि मैं इस चीज़ का भी जवाब दे रहा हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपसे बात करने के चार्जेस 1500 बहुत ज़्यादा है, तो आप मत बात करिए। मैंने तो सारी वीडियोस में क्लियर करने की कोशिश की है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो बहुत सिंसियर हैं, जिनको लग रहा है इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, दे कैन
कम एंड कनेक्ट विद अस विद द प्रीमियम मेंबरशिप। और प्रीमियम मेंबरशिप में भी दोस्तों मैंने आपसे बताया सिर्फ आपको 1-to-1 व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। हालांकि मैं टेली कॉलिंग पे बात भी करता हूं, जो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं तो मैं कहता हूं कॉल कर लो, बिकॉज आइडिया इज टू रिजॉल्व द इश्यूज। बट ये ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, अनऑफिशियली हेल्प करने का एक तरीका है। एनीवे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है। पता लगा कि 5-6 लेसी हैं, 5-6 लेसर्स हैं, ओनर्स हैं। एक केस आया है जिन्होंने प्रीमियम मेंबरशिप पे उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने 2 लोगों से साइन करा लिए, 3 लोगों के उसमें साइन ही नहीं है। अब वो तीनों जो है अब्रॉड में है, तो अब क्या किया जाए दोस्तों, ऐसा भी केस है। और लीज डीड रजिस्टर्ड हो चुकी है। अगर वो ग्रुप 1 में अप्लाई कर देंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएगी। उन्होंने कर दिया और उनको कंपनी वाले से भी उन्होंने कंसल्ट किया तो उसने भी कहा एप्लीकेशन आपकी रिजेक्टेड मान के चलिए, बिकॉज अगर ग्रुप 2 में आप एलिजिबल हैं, आप ग्रुप 1 में कर देते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एब इनिशियो आउटराइट आपकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 को बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप ग्रुप 2 में एलिजिबल हैं, ग्रुप 1 में कर देते हैं, आउटराइट रिजेक्टेड है। अगर आप ग्रुप 1 में एलिजिबल हैं और ग्रुप 2 में कर देते हैं तो आप ग्रुप 2 में कंसीडर्ड होंगे, ग्रुप 1 में कंसीडर्ड नहीं होंगे, यानी कि आप नीचे के उस पे आ जाएंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ग्रुप 1 में कब जाना है, ग्रुप 2 में कब जाना है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। जितने भी ओनर हैं, अगर उनका कंबाइंड लैंड है, अनडिवाइडेड है, तो सबसे रजिस्टर्ड लीज डीड पे साइन कराने हैं। नहीं तो मैं उसका भी तरीका बताता हूँ। जो बाहर के लोग हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी लोकल बंदे को दे सकते हैं, एम्बेसी के थ्रू दे सकते हैं, किसी भी चीज़ के थ्रू दे सकते हैं कि वो ऑथराइज है लैंड को किसी को ऑफर देने के लिए हम लोग के बिहाफ पे। तो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी से जो अटॉर्नी होल्डर है, जिसके नाम से है, वो दूसरे को लॉन्ग टर्म में लैंड लीज कर सकता है, इनफैक्ट उसको बेच भी सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट है, बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। दोस्तों, दूसरा मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने बात की प्रीमियम मेंबरशिप पे भी और कॉल पे भी उन्होंने बात की, तो मैंने उनसे बोला कि आप, उन्होंने बताया मेरे पापा हैं और अंकल हैं और एक अंकल और हैं, तो मतलब चाचा कह लीजिए, तो उनसे लैंड लेनी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप उनसे जो है, बिकॉज अंकल या चाचा जो हैं वो फैमिली का पार्ट नहीं कंसीडर हो रहे, तो फादर तो हो रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि मुझे ग्रुप 1 में अप्लाई करना, बट मेरे चाचा मुझे जो है लैंड को ना तो लीज करने में तैयार हैं, ना तो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी पापा को देने को तैयार है, जैसे पापा मुझे लॉन्ग टर्म लीज कर दें या मुझे सेल कर दें तो मैं ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकूं। बिकॉज अगर उनसे आप अपेंडिक्स 3 लेते हैं अंकल से, तो आप ग्रुप 2 में आएंगे। तो मैंने उनको सिंपल बात पूछी कि वो उन्होंने बोला साहब अभी कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं ग्रुप 1 में अप्लाई कर दूँ। देन आई आस्क्ड के सिंपल क्वेश्चंस। मैं आपसे भी पूछता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, बहुत गूढ़ बात करने जा रहा हूँ। अगर आप अपेंडिक्स थर्ड पार्टी से लेते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब लैंड ऑफर करने की बात आएगी तो वो बंदा लैंड ऑफर करेगा, जबकि वो एफिडेविट यही दे रहा है कि जब जरूरत पड़ेगी मैं लैंड ऑफर करूंगा। वो डिपोनेंट है और वो जो स्टाम्प पेपर है वो भी उसी के नाम से। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या लीगली बाइंडिंग है ये? मेरे हिसाब से नहीं है दोस्तों। बट रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी या रजिस्टर्ड लीज डीड, लॉन्ग टर्म लीज डीड या शॉर्ट टर्म लीज डीड भी, वो लीगली बाइंडिंग है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप क्यों लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं ग्रुप 1 में जाइए? बिकॉज ग्रुप 2 में एक ऑफर आपको दिया जा रहा है, राइट? आपको एक ऑफर दिया जा रहा है कि मैं लैंड दे दूंगा, पर उस समय क्या सिचुएशन बने, जो बंदा अभी लीज नहीं देना चाह रहा, अभी रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाह रहा, क्या उस समय वो दे देगा? बहुत डाउटफुल है दोस्तों। फिर भी मैं आप लोग को डिस्करेज नहीं करना चाहता जो लोग ग्रुप 2 में अप्लाई कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए इस एस्पेक्ट पे कि अगर लैंड ऑफर करने की बात आ गई उस समय, अभी तो फॉर्म ऑफर दे रहे हैं, तो उस समय क्या होगा? क्योंकि आपको फॉर्मेलिटी यही करनी पड़ेगी, लैंड अरेंज करना पड़ेगा और उसे उसको देना पड़ेगा। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 भी इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एक बड़ा चक है, बड़ा है, उसमें सब डिवीज़न नहीं है, कॉमन सारे के सारे उसमें लोग हैं, पर पता लगा आपके पापा की लैंड है और वो लैंड सफिशिएंट है। अगर उनको 3 भागों में बांटें, तो सपोज करिए कि 5000 स्क्वायर मीटर की कोई लैंड है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। 3 ब्रदर्स हैं पापा, उनके 2 ब्रदर्स हैं। अगर उनको इक्वली डिवाइड करें तो आप जो भी डिवीज़न होता है 32 होते हैं, 33 या 33, जो भी 430 जो भी हो रहा है डिवीज़न है, तो वो सफिशिएंट है। बट वो अनडिवाइडेड है, तो आपको तीनों से एफिडेविट लेना पड़ेगा, तीनों से आपको अपेंडिक्स 3 लेनी पड़ेगी। अगर आप अपेंडिक्स 3 पे जाना चाह रहे हैं ग्रुप 2 में, तीनों से रजिस्टर्ड लीज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लैंड अनडिवाइडेड है। लैंड रिकॉर्ड में डिवाइडेड होना चाहिए, तभी आप उसको डिमार्केट कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने जो ऐसे अप्लाई कर दिया, मेरे पापा की तो जो 1/3 ज़मीन है पूरी हो रही है,
अरे सर वो है कहाँ, वो अनडिवाइडेड है, कल को डिस्प्यूटेड है, आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगा, गलती मत करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक क्वेरी आप लोग की बहुत आ रही है ज़बरदस्ती की, पार्टनरशिप में जो है पार्टनर्स जो जिससे लैंड लीज पे ले रहे हैं उसी को पार्टनर बना रहे हैं, वो फिर पूछ रहे हैं किस ग्रुप में अप्लाई करें। तो दोस्तों ये अलग अलग एस्पेक्ट हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 ओनरशिप के स्टेटस से है कि आपके पास लैंड कितनी एक क्लियरिटी से आपके पास अवेलेबल है। ग्रुप 1 वालों के पास बहुत क्लियरिटी से अवेलेबल है, लगता है कि दे आर द ओनर बिकॉज फैमिली की लैंड है, या उनके पास एक रजिस्टर्ड लीज है जो इटसेल्फ ए लॉन्ग टर्म लीज है, या वो लैंड को ओन कर रहे हैं, या रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू उनको किसी ने दी है। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं तो किस ग्रुप में अप्लाई करना है इसकी क्लियरिटी ले लीजिएगा। पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 डिसाइड नहीं करेगा, आपका क्या उसमें इन्वॉल्व है, कौन उसमें मेन एप्लीकेंट है, कौन को एप्लीकेंट है, पार्टनर्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा। पार्टनरशिप को सेलेक्ट करना है, हर पार्टनर को अलग अलग जो है उसमें अपने डिटेल देने हैं, हर पार्टनर एलिजिबल होना चाहिए, इसका भी बहुत ध्यान रखिएगा। ऑल पार्टनर शुड बी एलिजिबल, उसके लिए जो डीलरशिप के लिए एलिजिबल होना चाहिए। लेकिन स्पाउस में ऐसा नहीं है, स्पाउस अगर आपका इनएलिजिबल है तब भी आप उसको पार्टनर ले सकते हैं, उसमें कोई पार्टनरशिप की डीड नहीं बननी, बट इसमें आपको एक पार्टनरशिप का डीड का ड्राफ्ट ही बना के रखना है। तीनों की जो है जितने भी पार्टनर होंगे उन सबकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जाएगी, इंडिविजुअली वो इंटाइटल होने चाहिए, इंडिविजुअली जो है वो उनके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंटेशन सही होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तीनों की फ़ोटो प्लस सिग्नेचर उन सबका लोड होगा, और उन सबके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो एज हो चाहे वो क्वालिफिकेशन हो, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ भी आप लोग गलती कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी दोस्तों आपकी तरफ से इंटीमेशन आ रही है कि लैंड में खसरा नंबर में क्लियरिटी नहीं है, खसरे नंबर 2 आ रहे हैं तो 1 से अप्लाई कर दिया है। आप अपने लैंड को जो है दोस्तों डिमार्केट करके ज़मीन पे देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ अपेंडिक्स 5 को रेडी करके ही आप अप्लाई करिए। अपेंडिक्स 5 आपको क्लियरिटी देगी, नजरी नक्शा भी आप लेखपाल से बनवा लीजिए, तभी दोस्तों आप अप्लाई करिए। उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपका लैंड डायरेक्टली हाईवे को या रोड को अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ आप कहीं फंस ना जाएँ। क्योंकि अगर बीच में कोई दूसरा खसरा आ रहा है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि एक छोटा सा एक एरिया जो है उसके बीच में आ रहा था, जब उन्होंने पता किया तो वो लैंड जो है किसी गवर्नमेंट का था। उस केस में दोस्तों आपका लैंड रिजेक्ट हो जाएगा, एलईसी के समय रिजेक्ट होगा, और जब वो उसकी तहकीकात होगी लेखपाल के यहाँ से तब वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास है, ये गलती आपको नहीं करनी है। लैंड का टाइटल क्लियर होना चाहिए, लैंड अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए, उस पर कोई भार नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई इनकम्बरेंस नहीं होनी चाहिए, इनकम्बरेंस फ्री होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए लैंड पे। आई थिंक दिस इज पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू यू। लीगली चीज़ों को दोस्तों समझने की कोशिश करिए, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हो सकती है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि लैंड जो है एससी का एडवर्टीजमेंट निकला, क्या एसटी अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता है दोस्तों। कुछ स्टेट्स हैं, मैंने नॉर्थ ईस्ट में बताया था जहाँ एसटीज़ का बहुत कोटा है, वहाँ एससी अप्लाई नहीं कर सकते। एससी अपने में कर सकते हैं, एसटी भी एससी का जहाँ पर रिजर्व्ड है स्पेसिफिकली फॉर एससीज वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। एससीज नॉन एससीज या जो जनरल लोगों से हैं उससे एससी का एडवांटेज लेते हुए पार्टनरशिप नहीं कर सकते। एससी पार्टनरशिप कर सकते हैं अगर वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर एसटी एसटी का बेनिफिट ले रहे हैं एससी एससी का, तो आप उन्हीं लोगों से पार्टनरशिप कर रहे हैं जो एट पार हैं आपके, आप दूसरे लोगों से नहीं कर सकते हैं। ओबीसी वाला जनरल से नहीं कर सकता, अगर ओबीसी का बेनिफिट कर ले रहा है, ओबीसी वाला ओबीसी से कर रहा है। सीसी1 कैटेगरी में करने वाले ओबीसी सीसी1 या जो भी कैटेगरी है वो सिमिलर कैटेगरी वालों से कर सकते हैं, इसका बहुत ध्यान रखिए। डिसेबिलिटी पे भी हमने बहुत सारे लोगों को इनपुट दिया है कि डिसेबिलिटी में 3 अपेंडिक्स दी हुई हैं, आपको कौन सी बनानी है, कौन सी कहाँ एप्लीकेबल है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। राइट, जो आपको चाहिए ब्लाइंडनेस के लिए अलग है, मल्टीपल जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए अलग है, जो दोनों में कवर नहीं होती उनके लिए बहुत अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी दोस्तों आप ध्यान रखिए। बहुत से लोग के मैसेजेस आ रहे हैं कि नाम में वेरिएशन है, आधार कार्ड में कुछ हो रहा है, 10th के उसमें कुछ हो रहा है, कहीं कुछ और लिखा है, ये सब क्यों है, क्या है दोस्तों? आपको जब ये एडवर्टीजमेंट आने तो उससे पहले ही गाइड किया था कि अपने डॉक्यूमेंटेशन सही करा लीजिए। तो आप कोशिश करिए उन डॉक्यूमेंट्स को लगाइए, बिकॉज एज के लिए भी कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जब आप फॉर्म भरेंगे, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उनके लिए भी लिस्ट है। तो आप कोशिश करिए उन डॉक्यूमेंट्स को लगाइए जो इसमें आपका नाम कंसिस्टेंट हो, इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। और आपको वही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्रेजेंट करने हैं ड्यूरिंग FVC। बहुत से लोग कह रहे हैं कि लैंड के डॉक्यूमेंट हमारे पास ओरिजिनल खो गए, हम ट्रू कॉपी अटेस्टेड दे देंगे। तो मेरा उसमें दोस्तों ये मानना, अगर आपने ड्यू प्रोसेस से ट्रू अटेस्टेड कॉपी बनाई है, यानी कि FIR करके बनाई है, इंटीमेशन करके कि मेरे पेपर खो गए, तब वो डॉक्यूमेंट्स प्रोबली वैलिड होंगे, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होंगे। इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग।
तो यहाँ दोस्तों डॉक्यूमेंटेशंस पे बहुत ध्यान रखिएगा, वही डॉक्यूमेंट दीजिए जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनली अवेलेबल हैं। अब ऐसा ना हो कि फोटोकॉपी दे दें, बाद में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। अब आप लोग की क्वेरीज आ रही है कि मेरे जो प्रपोज लैंड हाउस के बगल में कोई नाला आ रहा है, कोई कलवर्ट आ रही है, कोई मंदिर आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि जो अगर आपकी अप्रोचेज में कोई कलवर्ट या नाला फंस रहा है, तो उसकी अगर आपकी वो जैसे एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन लेन 70 और 100 मीटर बनती हैं, डी एक्सेलरेशन लेन 70 मीटर होती है और जो एक्सेलरेशन लेन होती है 100 मीटर होती है। आप इस स्केच में देख सकते हैं। अगर उसमें कोई भी कलवर्ट फंस रही है ना, वो आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी और उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, उसके लिए एफिडेविट अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़ती है। आप कोशिश करिए कि आपकी लैंड में जो है इस तरह की चीज़ें ना फंसें, कोई बगल में मंदिर ना आए, कोई बगल में स्कूल ना आए, कोई वहाँ पर कोई ऐसी जो एक हाईली इन्फ्लेमेबल जैसे गैस का गोदाम ना हो, कोई आपके हाई टेंशन वायर ना हो, या कोई ब्रिक किल ना हो नज़दीक में। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखिए। रेजिडेंस की भी दूरी है रूरल एरिया में, कि रेजिडेंस मतलब दूर होना चाहिए। तो जो हमारे फिल पॉइंट हैं, जो हमारे वेंट पाइप हैं दोस्तों, उनसे डिस्टेंस को नापते हैं, तो इनका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक क्वेरी आपकी ये भी बहुत आ रही है कि इंटरसेक्शन आ रहा है, कच्चा रास्ता आ रहा है 300 मीटर में, क्या करें। कच्चे रास्ते ट्रीट नहीं होते हैं। मेरी जो हमारी जो MORTH गाइडलाइन पे उसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। कच्चे रास्ते नहीं मानते हैं। आपकी जो रास्ता है वो पक्का होना, ब्लॉक्स होते हैं वो होने चाहिए, या ब्लैक कारपेटेड होना चाहिए। 3 मीटर चौड़ा और 300 मीटर लंबा होगा दोस्तों, तभी वो रास्ता माना जाएगा, इंटरसेक्शन माना जाएगा। हमारा जो अभी अगस्त में एक क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट आ गया, जो कि मुझे लगता है कि लॉजिकली सही नहीं है। सर्विस रोड के प्रावधान खत्म होने की बात की गई है कि सर्विस रोड के जितने भी केसेज हैं उनको जो ऊपर मंत्रालय मंत्री जी के पास भेजा जाए, तभी वो अप्रूव हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो अब इनका बहुत ध्यान रखिएगा। इंटरसेक्शन का विद सर्विस रोड शायद अब आपको अप्रूवल ना मिले और केस रिलैक्सेशन के लिए जाए और कंपनियां देखते ही आउटराइट रिजेक्ट कर दें। तो नॉर्म्स का कंप्लायंस देख लीजिए। कोई भी रूरल में मीडियन कट इंटरसेक्शन 300 मीटर के अंदर ना हो, अर्बन में कोई जो है 100 मीटर के अंदर ना हो। रेगुलर रिटेल आउटलेट वो होते हैं जो अर्बन एरिया में होते हैं, यानी कि म्यूनिसिपल लिमिट में होते हैं, सेमी अर्बन में होते हैं, एलॉन्ग नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे होते हैं। जो रूरल होते हैं वो स्टेट हाईवे से के नीचे की जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, MDR, ODR, विलेज रोड या जो लोकल रोड जो होती हैं उन पे होते हैं। सिटी के अंदर आएगा दोस्तों, रेगुलर हो जाएगा, तो अप्लाई करने में बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आपने गलती कर दी, क्योंकि मेरे पास अभी आज भी किसी की क्वेरी आ रही थी कि वो विद इन म्यूनिसिपल लिमिट कह रहे हैं बट नॉट ऑन द नेशनल हाईवे कह रहे हैं, या नॉट ऑन द स्टेट हाईवे कह रहे हैं। तो मुझे भी क्लियरिटी नहीं आई उनकी बात से, उनके क्वेश्चन से, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो सिटी के अंदर है और स्टेट हाईवे कोई बाय द वे सिटी से क्रॉस कर रही, तो उस पर नहीं होना चाहिए। तो उसमें रेगुलर लिखा है, और अगर ये क्लैरिफाई नहीं किया गया कि शुड नॉट बी ऑन द स्टेट हाईवे, तो चलेगा। रेगुलर का मैंने आपको मीनिंग समझा दिया दोस्तों। तो ये बहुत क्लासिफिकेशन देख के अप्लाई करिएगा। बहुत सारे रिजेक्शन पिछली बार ही हो रहे हैं कि अब ना आपके हो जाए। जो खसरा नंबर दोस्तों आप ऑफ़र करेंगे, अगर 2 ऑफ़र करेंगे तो 2 कंसीडर होंगे, एक करेंगे तो एक ही कंसीडर होगा। खसरा नंबर आपका चेंज नहीं होगा। जो आपने ऑफ़र किया है उसी का डिटेल देना है, उसी पे आप आरओ लगाएंगे। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी का अगर वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि खसरे नंबर का, गट नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है। अब जूम मीटिंग में भी दोस्तों आपको नहीं आना 1-to-1 क्या 500 ही तो कॉस्ट रखी थी। यूट्यूब लाइव में भी आप लोग नहीं आए, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। क्वेश्चंस भी आप लोग नहीं पूछना चाहते, आपको लगता है बहुत लर्नेड है। तो डायरेक्शंस क्या है दोस्तों, छोटे छोटे स्लिपेज आपको कहाँ ले जाएंगे मुझे नहीं पता, कहाँ जाना चाहते हैं, बट सीखने के लिए हमेशा तैयार रखिए। मैं भी बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन करता हूँ दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों को चार्जेस पे करता हूँ ऑनलाइन छोटे छोटे कोर्स करने के लिए, सीखने के लिए। सीखना बंद तो जीना बंद, इसका बहुत ध्यान रखिए। अपने माइंड को भी न्यूरिश करिए अपनी बॉडी के साथ साथ। उसके लिए भी आप लोग को जूम मीटिंग में आना चाहिए, कई सारी मीटिंग में आना चाहिए। मैंने कई लोगों से पूछा मैं जूम मीटिंग करूँ, यूट्यूब लाइव करूँ टेलीग्राम पे, तो बहुत कम रिप्लाई आया कि आप जो है उसमें यूट्यूब लाइव कर लीजिए बिकॉज इट्स ए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ दोस्तों, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है। अगर आप 2-3 दिन में कहेंगे तो मैं यूट्यूब लाइव भी कर सकता हूँ, एक जूम मीटिंग भी कर सकता हूँ। जूम की थोड़ी सी कॉस्ट होगी, यूट्यूब लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं चाहता हूँ दोस्तों अपनी इनपुट दीजिए, अगर थोड़ी भी आपकी हेल्प हो सकती है तो आई वुड लाइक टू प्रेफर कि मैं आप लोग के सामने और क्वेश्चन आंसर का लाइव जवाब दूँ, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों हाईवेज़ पे जो रैंप आ रहे हैं फ्लाई ओवर के, चाहे वो ROB के आ रहे हों, चाहे वो हमारे जो है इनके ग्रेड सेपरेटर की वजह से आ रहे हों, चाहे वो हमारे फ्लाईओवर की वजह से आ रहे हैं, उसका बहुत ध्यान रखिए। उससे आपके रिटेल आउटलेट का नियरेस्ट डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए। कोशिश करिए कि मिनिमम 300 मीटर हो,
और इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ये नॉर्म्स जो है, अगर आप कहीं सर्विस रोड से एक्सेस ले रहे हैं दोस्तों, तो ये नॉर्म्स जो इंटरसेक्शंस वाले हैं ये वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ पे जो है आप कहीं भी जा सकते हैं। जो हमारे सर्विस रोड पे हैं उस पे दोस्तों एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन नहीं बनाने हैं। जहाँ हम डायरेक्ट एक्सेस ले रहे हैं वहीं एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन बनाने हैं। इस वीडियो में कोशिश हो रही है कि बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर किया जाए और आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया जाए। इनहेरिटेंस वाली लैंड की ओनरशिप का दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों ने दादाजी के नाम की ज़मीन को अपने नाम से अप्लाई कर दिया है ग्रुप 1 में। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर दादाजी हैं तो आप उनसे जो है कोई अपेंडिक्स 3 ले लीजिए या कुछ करवा लीजिए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन रजिस्टर्ड लीज डीड लेके ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं हैं तो उनके जितने भी वो हैं वारिस हैं या जो भी उनके लीगल हेयर्स हैं दोस्तों, उनको आपको देखना पड़ेगा, उस लैंड को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि आपका लैंड डिमार्केटेड है कि नहीं है, या आप अगर वो अनडिवाइडेड है लीगल ईयर्स में तो आपसे सबसे अपेंडिक्स 3 लेनी पड़ेगी या सबसे रजिस्टर्ड लीज डीड करानी पड़ेगी। दोस्तों इसका बहुत ध्यान रखिएगा। किससे आप अपेंडिक्स 3 लेंगे तो किस ग्रुप में अप्लाई करेंगे, किससे आप रजिस्टर्ड लीज डीड लेंगे तो आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। रजिस्टर्ड लीज डीड में हर केस में आप ग्रुप 1 में अप्लाई करेंगे, अपेंडिक्स 3 में ऐसा नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपेंडिक्स 3 लीगली बाइंडिंग नहीं है। अवॉइड करिए दोस्तों ग्रुप 2 में जाने का। ग्रुप 1 का सोचिए। अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है तभी आप जो है ग्रुप 2 में जाने का सोचिए। वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा क्विकली जवाब दूंगा। लोग पूछ रहे हैं अपेंडिक्स एक्स में जो फॉर्मेट दिया हम क्यों बनवाएं, हमारे पास SC/ST का पहले से सर्टिफिकेट है। एक फॉर्मेट दिया है दोस्तों, आपको उसी पुराने सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको अपेंडिक्स 6 भरवाना है। अपेंडिक्स 6 का जो नया फॉर्मेट है उसमें जो लोअर लेवल का बंदा है, मेरे ख्याल से वो तहसीलदार है, उससे साइन कराने हैं, तो मैक्सिमम लोग उसी से करा रहे हैं। आपको मजिस्ट्रेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको अपेंडिक्स 6 इशू कर सकता है। जो फॉर्मेट दिया गया दोस्तों उसी पे कोशिश करिए ले लीजिए। हालांकि जो ब्रोशर है उसमें बहुत क्लियरली कहा है, इन केस आपका कंटेंट मैच करता है, फॉर्मेट डिफरेंट है तो वैलिड माना जाएगा। बट अवॉइड करिए, किसी को रिजेक्शन का चांस मत दीजिए, इसका बहुत ध्यान रखिए। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आप बिडिंग में सेटिंग हो जाती है, क्या सेटिंग हो जाती है। मुझे कंपनी के लोग ऑफ़र कर रहे हैं कि मुझे दे दो, मैं सारा कुछ करा दूंगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँ कि हाँ, लोगों ने ये भी पूछा कि आप बिडिंग के अमाउंट एक दूसरे को क्लियर हो जाते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कुछ ना कुछ लूपहोल होगा जब इतने लोग इनपुट्स दे रहे हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी आपको अप्रोच कर रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि हम आपको अलॉट करवा देंगे जो भी कंडीशंस है। बट मुझे लगता है दोस्तों आपको अवॉइड करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी से मूव करना चाहिए। बट ये आपकी इच्छा है कि आपको कितना लगता है। कोई अगर आपको उसमें कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल मिला है, कोई इंस्टांस मिला है तो आप देख लीजिए और मैं चाहता हूँ इस पर इनपुट दीजिए। अगर आपको भी कोई अधिकारी ऑफ़र कर रहा है या आपको भी लग रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही हैं, तो मैं इसमें दोस्तों आपके इनपुट जानना चाहता हूँ, क्या इनपुट्स हैं आप लोग के। अब देखिए किसी ने पूछा छोटी सी बात, CFS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने पूछा लैंड सब लीज के लिए अप्लाई करेंगे, उन्होंने मना कर दिया। दोस्तों तो एसेंशियल कंडीशन है, 3 ही तो कैटेगरी के पंप हैं। CFS कैटेगरी हमारे A क्लास एंड B क्लास, ये 3 कैटेगरी हैं। अगर CFS कैटेगरी का बंदा ही कहेगा मैं सब लीज पे देने को तैयार नहीं हूँ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी क्यों लगाएगी। उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, साहब मैं सब लीज पे लैंड नहीं देना चाहता बट CFS में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं दोस्तों पूछना चाह रहा हूँ, भाई आपकी ज़मीन पे लोग कंपनी पैसा क्यों लगाएगी, क्योंकि लैंड की ओनरशिप तो आप कंपनी को दे नहीं रहे, तो क्या मतलब है। तो दोस्तों आपको हर कैटेगरी को समझना है, एप्लीकेशंस को समझना है। अगर यही जो है एक लर्निंग की वीडियो के अलावा कोई मूवी होती दोस्तों तो आप पूरा समय देते, बहुत ध्यान से देखते और उसके लिए आप पैसा भी खर्चा करते। फ्री की वीडियो इन्फॉर्मेशन की है, आप लोग थॉरोली नहीं सुनते हैं, सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं। गलती मत करिएगा दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो मैंने बहुत सी चीज़ों को शॉर्ट में जल्दी में कवर करने की सोची है। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक करिए, औरों को भी शेयर करिए। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप जूम मीटिंग चाहते हैं, जूम मीटिंग करें जो कि पेड होगी, या यूट्यूब लाइव करें जिसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर करें। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन में थोड़ा समय निकाल के आप लोग के साथ बैठूं और आपकी क्वेरीज को जो है 1-to-1 फेस टू फेस आपको जो है करूँ। सो प्रदीप खरबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। टाइम शॉर्ट है दोस्तों, समय बर्बाद मत करिए, फोकस हो जाइए और तुरंत अप्लाई करिए।